Trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation whether it is by land, sea or air. तो अब इस फर्स्ट पैरा को पढ़ लो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस लिखे हुए हैं। फिलहाल मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है अगार्ड से, तो समझते हैं यहाँ से। अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर observed an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring this. Okay, तो फिलहाल इन्होंने बोला है कि ये कोई टार है, इस टार की हाइट 240 मीटर्स है। ओके, इसके ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ है। ये गार्ड एक बोट को ऑब्जर्व करता है जो बोट अनआइडेंटिफाइड है। वो एनिमी बोट भी हो सकती है, उससे बचना भी हो सकता है। तो फिलहाल वो ऑब्ज़र्व कर रहा है और जिस हाइट से वो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो हाइट 240 मीटर की है। तो वो ऑब्ज़र्व करता है और क्लाइनोमीटर की हेल्प से, क्लाइनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो उसने क्लाइनोमीटर की हेल्प ली है एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करने के लिए और बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 रहेगा। तो पहले आप एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लो कहाँ पर बनेगा। ये जो गार्ड है ये इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है बोट को, तो अगर वो बोट को देखेगा तो इस लाइन में देखेगा, इस लाइन में देखेगा, ठीक है ना। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन समझनी होती है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और ये लाइन ऑफ साइट है, ये वो लाइन है जिस लाइन में किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। फिलहाल बोट ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यही 30 डिग्री गिवन है। ओके, क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। बाई चांस नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखने में बनता है। आई होप ये तो क्लियर होगा। फिलहाल हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सो पहले तो बोला गया है कि एक लेबल्ड फिगर ड्रॉ कर लें आप इसके लिए, और फिर बोट का डिस्टेंस फाइंड कर लें टावर के फुट से। तो टावर का फुट ये है और बोट ये है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले एक पिक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर काम करते हैं। तो ये टावर को दिखाने के लिए मैं एक लाइन ये ले लेता हूँ। दिस लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग टावर, ये मैंने टावर को रिप्रेजेंट कर दिया। और बोट यहाँ है तो बोट से टावर के टॉप को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब इस तरफ देख रहा होगा वो ऑब्जर्वर या वो गार्ड। और ये डिस्टेंस है टावर के फुट से बोट का। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स के नाम रख लेता हूँ, ए बी सी। आप देख लें, ए बी मैं टावर की हाइट को दिखा रहा हूँ, बी सी मैं टावर के बेस को, टावर के फुट को बोट के डिस्टेंस से दिखा रहा हूँ। एंड ये जो ए सी है लाइन ऑफ साइट है, मतलब ए पर बैठकर गार्ड सी की तरफ देख रहा है, बोट की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। ये हाइट हमें मालूम है, ये 240 मीटर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम है 30 डिग्री, मतलब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल देखें और ये लाइन ऑफ साइट देखें तो इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल होने की वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। इफ़ दीज टू लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल देन दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इतना क्लियर हो गया। हमें फाइंड करना है बी से सी का डिस्टेंस। तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और टावर के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। टावर वर्टिकल खड़ा हुआ है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में आ जाएं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके आप लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम जानते हो कि tan यूज़ करने की वजह ये है कि 30 के ऑपोजिट वाला हमको साइड मालूम है। एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर मालूम है। 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो हम फाइंड नहीं करेंगे, हमें फाइंड नहीं करना है। तो बचा जो है वो बेस है। तो आप देखें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रेशियो मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैं tan पर डिपेंड हुआ। अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए होता तो मैं साइन पर डिपेंड होता। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर थीटा के ठीक सामने है, मतलब वो 240 है। एंड बेस ये है बी सी। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो आप देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिख लो, और इधर आप लिखो 240 अपॉन बी सी। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी। बी सी इज़ इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर्स। ओके, ये आंसर है। अगर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहो तो √3 को 1.73 या 1.732 से रिप्लेस कर देना और आंसर निकलना। फिलहाल ये भी आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद देखो क्या हो रहा है। तो पहली बात आपको समझ में ये आ जानी चाहिए कि अगर ये बोट टावर की तरफ आ रही थी तो 10 मिनट के बाद ये थोड़ा पास आ चुकी होगी, शायद यहाँ पर आ चुकी होगी। तो यही शायद बोला गया है कि 10 मिनट के बाद गार्ड ने ऑब्जर्व किया दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टार एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टार इज़ रिड्यूस्ड बाय दिस। ओके, आप देखो एक्चुअल डिस्टेंस जो था वो तो आप निकाल चुके हो, 240 √3 था। लेकिन अभी क्या है कि बोट लगातार आती आती रही है, तो अब पास आ चुकी है और अभी इतना डिस्टेंस कम हो चुका है। ओके, देखो जी, ये डिस्टेंस कवर हो चुका है और ये डिस्टेंस अभी बाकी है कवर करना। तो जो डिस्टेंस कवर हो चुका है ये डिस्टेंस गिवन है। ओके, 240 इंटू √3 - 1, 240 इंटू √3 - 1, ये डिस्टेंस गिवन है क्योंकि इतना डिस्टेंस उन्होंने बोला कम हो गया है, मतलब अब ये डिस्टेंस बचा हुआ है। तो पूरे 240 √3 में से इतना डिस्टेंस कम कर लेंगे अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म, तो अभी उसने फ़ौरन अलार्म दे दिया है कि बोट काफ़ी करीब आ चुकी है। अब पूछा गया है कि अब नया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। तो देखो जी, अगर बोट यहाँ आ चुकी है और यहाँ पर गार्ड है तो गार्ड बोट को देखेगा इस डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल देखेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच अब ये एंगल बन गया। अब ये एंगल चेंज हो चुका है, हमें अब ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल बढ़ चुका है, जैसे जैसे बोट पास आती जाएगी वैसे वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाता है। जब बोट दूर होती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ तो चुका है, लेकिन कितना बढ़ा है क्या है वो हमें नहीं मालूम है। तो इसका भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद इस पर भी काम शुरू करते हैं। तो देखिए, नई पिक्चर देख लीजिए, इसका नाम रख लेते हैं PQ&R। ओके, PQ टार की हाइट है और वो तो चेंज हुई नहीं है, तो इसलिए वो 240 मीटर्स ही है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये मैं थीटा मान रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम नहीं है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट होने की वजह से। ये एंगल 90 होगा क्योंकि टावर वर्टिकल है। अब हमें ये डिस्टेंस मालूम है। देखो जी, आप डिस्टेंस RQ फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस RQ फाइंड करने के लिए एक बार आप इस पिक्चर को देख लो। ये देखो, पूरा डिस्टेंस आप फाइंड कर चुके थे, 240 √3 था। ओके, अब 240 √3 में से आप ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको बचा हुआ डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं RQ फाइंड करने के लिए 240 √3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा ये डिस्टेंस 240 इंटू √3 - 1, 240 इंटू √3 - 1। बढ़ते हैं आगे, 240 √3, ये -240 मल्टीप्लाई करेगा √3 को, यू विल गेट -240 √3। देन -240 मल्टीप्लाई करेगा -1 को तो आपको मिलेगा +240। 240 √3 -240 √3, ये तो बन गया 0। अब बचा सिर्फ 240, मतलब ये जो RQ है ये 240 है। चलिए जी, इस ट्रायंगल में एक बार फिर हम tan यूज़ करेंगे क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वैल्यू गिवन है और उसे हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, जिससे कोई मतलब है नहीं इस फिगर में। आते हैं बेस की तरफ, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच काम होना है, इसलिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू हम मालूम करने आए हैं। परपेंडिकुलर 240 है, बेस भी 240 है, 240 अपॉन 240 तो हो जाएगा 1। ओके, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 tan 45 की वैल्यू होती है। ओके, 1 की वैल्यू फाइंड करो tan के टर्म में, ताकि tan कैंसिल हो जाए, थीटा मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ओके, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो वैल्यूज़ हैं ये ना मालूम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, आप उस लिंक में देख लेना वैल्यूज़ क्या हैं और उसको लर्न करने की ट्रिक भी है वहाँ पर। फिलहाल tan और tan अगर कैंसिल कर दें हम तो थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था जिस टाइम पर गार्ड ने अलार्म रेज किया। आई होप ये क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू।